हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th का चैप्टर 5 जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लास्ट चैप्टर में क्लास 10th के चैप्टर 4 जो था उसमें हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन को हमने क्या बोला था, बाउंसिंग बैक ऑफ रेज इन द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस। ठीक है, आपको बात आई समझ कि हमने क्या किया था। सपोज़ ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के पीछे हम क्या मतलब एक ग्लास होता था, ग्लास के पीछे हमने क्या किया था, सिल्वर कोटिंग की थी। अब होता ये था कि जब लाइट रेज ऐसे टकराती थी मिरर से तो इस कोटिंग की वजह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी सेम मीडियम या फिर हम बोल सकते हैं सेम प्लेन में। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमने फिर सारे फिनोमिनास देखे थे। हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था, है ना। फिर स्फेरिकल मिरर्स में भी हमने क्या थे, दो पढ़े थे, एक कनकेव के बारे में और एक इसके बारे में पढ़ा था, कन्वेक्स के बारे में। कनकेव हमारा क्या होता था, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है टुवर्ड्स द सेंटर, और कन्वेक्स वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है और अंदर की तरफ क्या होती है, कोटिंग, बाहर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और अंदर की तरफ क्या होती है, कोटिंग होती है। ठीक है जी, ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, इनकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ी, इनके रूल्स पढ़े कि जो रेज हैं वो किस तरीके से एक्ट करेंगी। ठीक है, क्या क्या रूल्स फॉलो करती है। इमेज फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा। जो कनकेव था उसमें हमने 6 केसेस पढ़े थे, कन्वेक्स में हमने 2 केसेस पढ़े थे, फिर बाद में हमने इसके यूजेस पढ़े थे। ठीक है जी, ये सब हमने पढ़ा था। अब बात ये आती है कि क्या बोलते हैं कि सपोज़ ये कोई मेरा थिक मिरर है, ये क्या है, एक मेरा थिक मिरर है। ठीक है, और मैंने इसके किसी भी साइड क्या किया है, सिल्वर कोटिंग नहीं की है। तो जब लाइट आएगी तब ये रिफ्लेक्ट बैक तो किसी मीडियम से करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे सिल्वर कोटिंग तो नहीं है। जब पीछे सिल्वर कोटिंग नहीं है तो हमारा ये जो ग्लास है इसको मैं मिरर की जगह क्या बोलता हूँ, ग्लास। ठीक है, ग्लास से बना होता है। अब जब हमारी लाइट आएगी तो ये किस तरीके से बिहेव करेगी, ऑब्वियसली ये क्या है, पास थ्रू कर जाएगी इस मीडियम से। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। जब हमारी लाइट रे ग्लास के आर पार हो जाए, ठीक है, तब उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो हमारा जो ये पूरा चैप्टर है ये इसी बेसिस पे है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, फिर जैसे हमने रिफ्लेक्शन के बेसिस पे मिरर्स के बारे में पढ़ा, रिफ्रैक्शन के बेसिस पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि लेंसेज क्या होते हैं। आपने लेंसेज नाम सुना है, उनका काम भी पता है, मैग्नीफाई करना, ये करना है, वो करना। ठीक है, ये सब उनका काम है। अब इसी को हमें क्या करना है, पढ़ाना है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं चैप्टर 5 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स है, काफ़ी मतलब थ्योरेटिकल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बट आप ऑलरेडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला चैप्टर कर रहे हैं तो आपको इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी थोड़ा थ्योरी से हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का बेस बनाना है तो इट्स बेटर कि हम स्टेप वाइज हर चीज़ से चलें। तो ये क्या बोलते हैं, वी नो डैट द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। दिस इज़ ट्रू एज लॉन्ग एज लाइट रेज आर ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम हैविंग द सेम डेंसिटी थ्रू आउट। If, however, the light rays are made to go from one medium to another, the light rays change their direction or bend at the boundary between the two media. For example, when a ray of light traveling in air goes obliquely into another medium glass, it changes the direction on entering the glass block. The change in direction of ray of light occurs against as it goes out from glass into air. वो ये बोलता है कि सपोज़ करो आपके पास एक मीडियम है और इस मीडियम को मैं क्या है, किस चीज़ का मीडियम है, एयर का मीडियम है। तो आप इसमें एक लाइट रे ट्रैवल कर रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में आप उसको फेंकोगे लाइट को, उसी डायरेक्शन में क्या है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करते ही हमें पता है।
लेकिन वो क्या बोलता है कि सपोज़ करो कि हमारे पास यही है, ठीक है, ये हमारे पास एक सेक्शन है एंड दिस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 मीडियम्स, फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम। एक को हम एयर बोल देते हैं, एक को हम क्या बोल देते हैं, ग्लास मीडियम, ठीक है। एक हमारे पास एयर है, एक हमारे पास ग्लास है। अब हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है कि ये लो डेंसिटी वाले वो है ऑब्जेक्ट है और ये हाई डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट है। एंड आई होप आप डेंसिटी के बारे में पता होगा आपको। लो डेंसिटी का होने का मतलब है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं, लो है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं, लो है। हाई डेंसिटी का मतलब है कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर, इंच स्क्वायर, फीट स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एयर में, अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर, ये मैं क्या करता हूँ कि ये 1 मीटर स्क्वायर का मेरा क्या है, एरिया है या वॉल्यूम है। 1 मीटर क्यूब की क्या है, वॉल्यूम है। सपोज करते हैं वॉल्यूम में हम बात करते हैं। तो अगर इस 1 मीटर क्यूब में एयर में 100 पार्टिकल्स हैं तो हमारे ग्लास में कितने होंगे, एस्टिमेट, मतलब ये सिर्फ एक क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं सिर्फ जस्ट आपको क्या समझा रहा हूँ। तो इसमें कितने होंगे, 1 लाख। कहाँ 100 और कहाँ 1 लाख, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर एक पार्टिकल है एयर में तो उसी के कॉरस्पॉन्डेंस में यहाँ पे 1000 पार्टिकल्स है उसी जगह पे। तो इसका मतलब है कि एयर में खुला खुला आसमान है, ग्लास में क्या है, भीड़ी भीड़ी जगह, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाली जगह है ग्लास में। ठीक है, ये चीज़ आपको इतनी समझ आ गई। अब वो बोलता है कि अगर अब मैं कोई एयर रे, जो मेरी रे है उसको डालूं, सपोज़ करो मैं एयर में एयर वाला मीडियम है उसमें एक लाइट रे को शुरू करता हूं। तो लाइट रे सपोज़ करो यहाँ से स्ट्रेट जा रही है। अब जब तक वो एयर मीडियम है तब तक तो स्ट्रेट जाती है, लेकिन जैसे ही वो ग्लास मीडियम में एंटर करती है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सपोज़ करो उसकी डायरेक्शन ही होगी। अब टेक्निकली अगर पूरा ही एयर मीडियम होता, ठीक है, तो वो कैसे जाती, वो ऐसे जाती, ऐसे। लेकिन देखो ये एक एंगल का डिफरेंस आ गया। सिमिलरली वो बोलता है कि अगर मैं एक ग्लास से क्या बोलते हैं, एक ग्लास से एक लाइट रे को शुरू करूँ, सपोज़ करो ए लाइट रे थी, अब मैं बी लाइट रे को शुरू करता हूँ, तो ये बोलता है कि इस मीडियम में आके भी क्या हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। तो जब एक मीडियम से हम दूसरे मीडियम में जाते हैं तो हमारी लाइट रे क्या करती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, एंड दैट इज़ ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस, अब डेंसिटी डिफरेंस ऐसा क्या होता है वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ कहने की बात ये थी, आपको ये बताना था। जब हमारी लाइट रे सिर्फ एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही है, देन इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड इफ our light ray is traveling from one medium to another in which there is a density difference between the two mediums, then our light ray bends on entering from one medium to another। जैसे कि आप इसकी बात कर लो, इन्होंने क्या दिया है, हमें एक सेटअप दिया है। इस सेटअप में ये क्या कर रहे हैं कि एक ग्लास स्लैब है जो काफ़ी थिक है और बाहर इसके क्या है, एयर मीडियम है। लेकिन जैसे लाइट रे एयर मीडियम से इसमें एंटर करती है तो उसको जाना तो ऐसे था, लेकिन वो हल्की सी बेंड हो जाती है। अब बेंड हुई, अब ये दोबारा से ग्लास मीडियम से कहाँ पे आ रही है, एयर मीडियम में आ रही है, तो दोबारा कहाँ होगी, बेंड होगी। तो देखो हर पॉइंट पे जब भी वो अपना मीडियम चेंज करा है, पहले वो एयर में था, फिर वो ग्लास में गया, फिर वो ग्लास में थी, फिर वो वापस एयर में गई। तो हर पॉइंट पे जहाँ पे उसका मीडियम चेंज हो रहा है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। अब ये डायरेक्शन कितना चेंज करेगी, मतलब ये जो थीटा का डिफरेंस आ रहा है, ये जो एंगल चेंज हो रहा है, फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी अंदर जा रही है कभी बाहर जा रही है, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा ये हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए अपने को क्या समझना था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए अपना क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होती है रे ऑफ लाइट की, एंड दैट इज़ ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है,
Refraction is the change in the direction of a wave passing from one medium to another or from a gradual change in the medium. In simpler terms, when light travels obliquely from one transparent medium to another, it bends at the interface of media. वो क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और ये बेंड किस पोजीशन पे होती है, जहाँ पे उनका इंटरफेस होता है। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, ये ए मीडियम है, ये बी मीडियम है, तो जो लाइन इसको सेपरेट कर रही होगी मीडियम को, उसको ही क्या बोलते हैं, इंटरफेस। या फिर जहाँ से इंटरफेस को आप सिंपल भाषा में ये कह लो, जहाँ से दूसरे मीडियम का स्टार्ट हो रहा है, वहीं से क्या होगा, हमारा लाइट बेंड होगी। ठीक है जी। अब वो क्या कर रहा है कि एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा है। ठीक है, क्या हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेंगे जिसको हमने क्या नाम दे दिया, PQRS। A rectangular glass PQRS consists of two media, air and glass. Glass is an optically denser medium than air. ठीक है, ये तो हमें पता है कि ग्लास क्या है, ज़्यादा डेंस है एज कम्पेयर टू एयर। तो ये बाहर क्या है, एयर है, ये अंदर क्या है, ये सारा ग्लास मीडियम है। When a ray AO traveling in the air falls obliquely on the glass point at point O, most of the light enters the glass but its direction changes. The light ray bends inside the glass and travels along ray OB. This bending of light on passing from one medium to another is called refraction of light. Refraction takes place at the boundary of two media. वो बोल रहा है कि जैसे ही ये जो AO रे है, ये ओब्लिकली का मतलब क्या होता है, एक एंगल पे जब इस ग्लास से टकराई तो इसने क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि इनको, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने एंगल ऑफ आई दे दिया, और जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको क्या बोल दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके लिए जो नॉर्मल के साथ वो एंगल बना रहा है। हियर AO इज द इंसिडेंट रे एंड OB इज द रिफ्रैक्टेड रे। अ नॉर्मल NO and dash is drawn at the point of angle of incidence. The angle between incident ray and normal, that is angle AON, is called the angle of incidence, that is I, while the angle between refracted ray and the normal ray is called angle of refraction, जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया। अब हमने एक फॉर्मूला देखा था क्या, कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में जो हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे उसमें हमने बोला था कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। बट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जिस पाथ से हमारी लाइट रे आती है और वो दूसरे मीडियम में एंटर करते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज कर लें, तो जब डायरेक्शन चेंज कर ली तो नॉर्मल के साथ एक बार आप सोच के बताओ, क्या I इज इक्वल टू R होगा? कभी नहीं। क्यों? एंगल R में डिफरेंस होगा, क्योंकि अब आपकी जो लाइट रे है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल नहीं कर रही है, और जब स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल नहीं कर रही तो आपका एंगल I R के इक्वल कभी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। Unlike reflection, where the angle of reflection is always equal to the angle of incidence, in refraction the angle of refraction is usually different from the angle of incidence. In this case, when light passes from air to glass, the angle of refraction is smaller than the angle of incidence because light bends towards the normal on entering a denser medium. अब यहाँ पे एक वो बोल रहा है, वही जो मैंने आपको बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं है। फिर वो लास्ट में एक लाइन ऐड कर देता है, वो क्या बोलता है कि एंगल I इज़ ग्रेटर देन एंगल R, क्योंकि जो लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि डेंसर मीडियम है। इस लाइन को अभी यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, इसका सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बतानी है, तो इट्स बेटर कि मैं इस लाइन को आपके साथ बाद में डिस्कस करूँ। ठीक है, बट अभी के लिए बस इतना समझना है कि हमारी जो है लाइट वो बेंड होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे हम समझेंगे कि बेंड होता क्यों है एक्चुअल। ठीक है ना, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज़ चेंज इन स्पीड। The primary reason for the refraction is the change in the speed of light as it enters a different medium. वो बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन का जो रीज़न है वो ये है कि स्पीड में जो है आपके वो चेंज आ जाता है, क्योंकि आप एक वन मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहे हो, इनकी डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है।
और हमें ये पता है कि जब डेंसिटी डिफरेंस होता है तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज होती है। इन वैक्यूम लाइट ट्रेवल्स एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एयर में लगभग वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती है। When light enters a substance like water or glass, it interacts with the atom of material which slows it down। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, ठीक है, एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है। इसको किस तरीके से समझिए। सपोज करो ये एक रोड है, ये क्या है, रोड। एक पॉइंट आता है, ठीक है, इस पॉइंट को हम A B पॉइंट बोल देते हैं। यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है इस जगह पे, इस जगह पे बहुत भीड़ है ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है। सपोज़ करो एक्सीडेंट हो गया, या फिर किसी की बारात जा रही है, या फिर कोई गाड़ी ख़राब हो गई बीच में, तो उस वजह से क्या है कि ए बी के जो बाद है, ए बी के बाद वाले पॉइंट पे बहुत भीड़ है, लेकिन ए बी से पहले सारी सड़क खाली है, कोई नहीं है उस पर। अब एक बात बताओ, आप बाइक पे आ रहे हो, आप किस पे आ रहे हो, एक बाइक पे आ रहे हो, ठीक है, बाइक बना लो एक, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी सपोज करो बाइक है, आप इस बाइक पे आ रहे हो, ए बी से लेफ़्ट साइड खाली सड़क पड़ी है, तो आप जिस डायरेक्शन में आ रहे हो मोस्ट प्रोबेबली उसी डायरेक्शन में चलते रहोगे। और किससे चलोगे, फुल स्पीड से चलोगे। आपने भगा रखी है 90 km/h की स्पीड से, ठीक है जी। लेकिन जैसे ही आपने ए बी पॉइंट क्रॉस किया तो आपको यहाँ पे क्या है, बहुत भीड़ देखने को मिली, आपको क्या है, भीड़ देखने को मिली। अब जैसे ए बी पॉइंट पे आप आए, आपने देखा भीड़ है, तो आप कहाँ से बड़े धीरे धीरे निकलोगे, तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। सपोज़ करो आपने 30 km/h की स्पीड अप कर ली। अब जिस स्ट्रेट लाइन में आप आ रहे थे, क्या आप उसी स्ट्रेट लाइन में चलते रहोगे, नहीं, क्योंकि हो सकता है उस स्ट्रेट लाइन पे आगे क्या हो, बहुत सारे आदमी खड़े हों। अब आदमी के ऊपर तो आप नहीं चढ़ाओगे अनलेस यू आर सलमान खान, है ना। तो आप क्या करोगे, जिस तरफ से आपको थोड़ी जगह मिलेगी आप उस तरफ से निकालने की। सपोज़ करो आपको थोड़ा इस तरीके से जगह मिल गई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से निकालने की कोशिश करोगे, या फिर इस तरीके से निकलने की कोशिश करोगे, इस तरीके से निकालने की कोशिश करो, है ना। स्पीड कम हो गई, डायरेक्शन चेंज होगी। सेम चीज़ हमारी किसके लिए फॉलो होती है, सेम चीज़ हमारी फॉलो होती है अपने लाइट के लिए। अब लाइट जब एयर से ग्लास में गई, अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पे ट्रैवल कर रही थी, लेकिन जैसे ही ग्लास में आई तो ग्लास में अब हर जगह क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, डेंस पार्टिकल्स हैं। अब जैसे ही ग्लास में एंटर की तो अब ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी कि अपने लिए जगह बनाएगी, और दूसरा इतने ज़्यादा वहाँ पे पार्टिकल्स है तो उसको अपनी स्पीड भी कम करनी पड़ेगी। तो अब ये कितने पे चलेगी, 10⁸ मीटर पर सेकेंड पे। सपोज करते हैं, मैं जस्ट एक क्वालिटेटिव वैल्यू ले रहा हूँ, ना कि क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि लाइट बेंड क्यों होती है और स्पीड का उससे क्या लेना देना है, ठीक है। तो ये रीज़न है। अब थोड़ा सा इनके पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि बिल्कुल थियोरेटिकल इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। वाई बेंडिंग ऑकर्स। Imagine a row of soldiers marching from a paved road into a muddy field at an angle. The soldiers who hit the mud first slows down first, causing the entire line to pivot or bend. Similarly, one side of the light wavefront reaches the new medium before the other, causing a shift in direction. अब वो क्या बोलता है कि इस तरीके से समझो कि ये आपके सोल्जर्स हैं और किसी एंगल पे, ठीक है, दूसरे मीडियम में एंटर करें। यहाँ पे क्या है, पेव्ड रोड्स। पेव्ड रोड्स का मतलब क्या है, बड़े साफ़ सुथरे रोड, जीटी रोड, एक्सप्रेसवे, हाईवे, इस तरीके के रोड है। अब ये एक एंगल पे क्या करते हैं, टकराते हैं, ठीक है, एक एंगल पे इस मीडियम पे टकराते हैं, और इसके बाद क्या है, ये सारा मड है, मडी वाटर्स है। क्या है, मडी वाटर्स है। अच्छा जी, अब जब मडी वाटर्स हैं तो एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ये इस तरीके से लाइन में आ रहे थे, ठीक है। आपको पता है सोल्जर्स हमेशा क्या बना के रखते हैं, एक फॉर्मेशन बना के रखते हैं। ऐसा नहीं
कि अगर एक इंसान, मतलब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, सोल्जर्स की आपको हमेशा पता होगा एक फॉर्मेशन होती है, हॉरिजॉन्टल भी फॉर्मेशन है कि अगर 4 लोग 5 लोग ऐसे खड़े हैं तो जो पीछे वाले लोग हैं वो भी क्या होंगे, उनके पीछे ही खड़े होंगे, है ना। बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होगा उनमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, डायगोनली, हर तरीके से, इस तरीके से, है ना। ये चीज़ आपको क्या है, पता है। सिमिलरली वो क्या कह रहा है कि इमेजिन करो कि आपके पास एक पूरा बैच है इस तरह के सोल्जर्स का और वो मार्च कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। तो ये जो लाइंस हैं ये ऐसे आपको ऐसे दिख रही हैं, ये इन्हीं को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे ये लाइंस, ठीक है। सोल्जर्स हैं ये क्या है, सोल्जर्स। ये बोलता है कि अब वो एक्सप्रेसवे या हाईवे पे मार्च कर रहे हैं और वो मडी पाथ पे, मतलब एक पथरीले रास्ता बोल लो या फिर मिट्टी वाला रास्ता बोल लो, उस पर एक एंगल से टकराते हैं। अब मैं इस लाइन को कंसिडर करता हूँ, इस लाइन को, ठीक है। ये लाइन क्या है, सबसे पहले टकराती है, कैसे, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट सबसे पहले मडी वाटर से टकराएगा, क्योंकि हम एंगल पे आ रहे हैं। तो आए, अब ये मार्च आई, अब ये तो क्या है, सबसे पहले टकरा गई, मतलब ये सबसे पहले एंटर की, लेकिन ये तो अभी फॉर्मेशन में ही है, तो अभी इसको ये पूरा रास्ता ट्रैवल करना है, फिर जाके मडी वाटर में ट्रैवल करेगी। अब दिक्कत ये हुई कि जो इस साइड वाले सोल्जर्स थे वो सबसे पहले एंटर हुए, तो उनकी सबसे पहले क्या होगी, स्पीड कम होगी। लेकिन इस साइड वाले पूरे ठाट बाट से चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पे आई नहीं। अब होगा ये कि जब ये पहले इस पे मिट्टी पे एंटर करे तो पीछे से धक्का लगेगा कि भाई जल्दी चलो। इनकी स्पीड कम हो गई, लेकिन इनकी स्पीड तो अभी भी ज़्यादा है, क्योंकि हाईवे पे चल रहे हैं। तो ये वाला जो सोल्जर है ये क्या करेगा, अपने आप को हल्का सा बेंड कर लेगा ताकि औरों के लिए थोड़ी जगह बन जाए। सिमिलरली ये तो अभी आ रहा है, चलो वो आराम से, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये सबसे लास्ट में स्ट्राइक करता है। लेकिन यहाँ से इस पर क्या पड़ रहा है, प्रेशर, कि जल्दी चलो, ठीक है। तो ये अपने आप को क्या कर लेता है, हल्का सा बेंड कर लेता है। अब जब ये यहाँ पे टकराएगा तो इसके वाले सोल्जर्स भी इसको बोलेंगे कि भाई थोड़ा जल्दी चल, तो ये भी क्या करेगा, अपने आप को हल्का सा बेंड करेगा। तो इस वजह से हमारी लाइट रे पूरी बेंड हो जाती है, ठीक है जी। लाइट रे बैंड होने का मतलब पूरे सोल्जर्स की एक टीम बैंड होगी। लेकिन क्योंकि सोल्जर्स हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो जब ये मिट्टी में भी आएंगे तो इनको क्या करना है, इक्वल हॉरिजॉन्टल और वो वाला डिस्टेंस रखना है, ठीक है जी। बात मान गए आपके। अब क्या हुआ, इस पॉइंट पे आके फिर ये वाले सोल्जर सबसे पहले अब यहाँ पे एक्सप्रेसवे था, यहाँ पे मडी वाटर था, अब दोबारा से मडी वाटर ख़त्म हो गया और दोबारा से क्या, एक्सप्रेसवे या हाईवे चालू हो गया। अब सी पॉइंट पे आके जो सोल्जर्स थे वो मिट्टी से बाहर निकल गए सबसे पहले। इस लाइन की बात करो, ये इस जगह पे तो सोल्जर सबसे पहले मिट्टी से बाहर निकल गए, लेकिन अभी भी ये कहाँ है, ये मिट्टी में है। तो जब ये सोल्जर मिट्टी से बाहर निकला सबसे पहले और इसको दिखा हाईवे है, तो इसने क्या कर ली, स्पीड बढ़ा ली। तो अब इसके पास गैप ही गैप है, तो ये अपने आप को फिर क्या कर लेता है, बेंड कर लेता है। जब ये वाला सोल्जर आएगा, यहाँ पे पहुँचेगा, अब इसको भी क्या दिखेगा, हाईवे दिखेगा, तो ये भी अपने आप को क्या करेगा, मतलब तेज़ भगाएगा, स्पीड भगाएगा। और क्योंकि इनको अपनी क्या करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को हल्का सा बेंड कर लेते हैं जगह बनाने के लिए। तो इस तरीके से जब ये मीडियम से बाहर निकले तो ये फिर दोबारा बेंड हुए। तो ये जो सेम सोल्जर्स का डिसिप्लिन है, ठीक है, सेम सोल्जर्स का डिसिप्लिन है, ये कौन फॉलो करता है, लाइट फॉलो करती है, क्योंकि लाइट है एक वेव फ्रंट से ट्रैवल करती है, ठीक है, जो कि सेम डिसिप्लिन पे फोकस्ड है। तो इस वजह से हमारी लाइट क्या है, बेंड होगी जब भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेंगे, ठीक है। अब इस लेबलिंग को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं इसकी थ्योरी थोड़ा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर एंड स्लोअर इन ग्लास। व्हेन बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स obliquely on a glass slab, the left side of the beam reaches the glass first and slows down earlier, while the right side is still moving faster in air. Due to this difference in speed, the beam bends towards the normal on entering the glass. Similarly, when the light beam comes out of the glass into the air, the left side emerges first and speeds up earlier than the right side. This increase in speed causes the beam to bend away from normal on emerging into the air.
Thus, refraction occurs because speed of light changes when it passes from one medium to another. When light enters from a glass to air, its speed and wavelength decreases, while on coming out from the glass into air, both speed and wavelength increases. एक चीज़ यहाँ पे गलती होगी, यहाँ फ्रॉम ग्लास फ्रॉम एयर की जगह एयर टू ग्लास होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज इसको ठीक कर लेना, ठीक है। अब वो वही बोल रहा है कि क्या है कि एक साइड, एक वेव फ्रंट, लाइट के केस में इस डिसिप्लिन को क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं, कि वेव फ्रंट का एक साइड पहले पहुंच जाता है, दूसरा साइड अभी भी पुराने मीडियम में होता है। तो क्या है कि उसको एक साइड को अपनी स्पीड चेंज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो बेंड हो जाता है, चाहे वो लो डेंस से हाई डेंस मीडियम में जा रहा है, फिर हाई डेंस से लो डेंस मीडियम में आ रहा है। तो ये इसकी क्या थी पूरी कहानी। तो कहने का मतलब है कि जब उस वेव फ्रंट की, उस डिसिप्लिन लाइन की एक एंड से हमारी स्पीड चेंज हो जाती है, तो उस स्पीड चेंज इन स्पीड की वजह से हमारे क्या होता है, ये बेंडिंग पूरी होती है, ठीक है। अब हम पूरे उसमें मीडियम की बात कर रहे हैं कि ये लो डेंस मीडियम है, ये हाई डेंस मीडियम है। तो एक बार ये भी पढ़ लेते हैं कि मीडियम क्या है और लाइट कैसे एक्ट करती है जब मैं लो से हाई में जाता हूँ या हाई से लो डेंसिटी मीडियम में जाता हूँ। क्योंकि बहुत जगह आपने मेंशन, अभी जो हमने लास्ट पैराग्राफ बना तो इसमें भी आपने मेंशन देखा होगा कि जब मैं एयर से ग्लास में जा रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि मेरी जो बेंड है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन जैसे ही मैं ग्लास से एयर में निकलूँगा तो मेरा वो क्या बोल रहा है कि नॉर्मल से अवे हम बेंड हो जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है, तो इसको अब समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का समझ लेते हैं क्या है। तो पहले वो बोला कि ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या होता है, अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज़ हायर, ठीक है। लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन एंटरिंग अ रेयर मीडियम। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज़ लोअर, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन एंटरिंग अ मीडियम। अब लो मतलब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम भी आप तभी कर सकते हो जब आपके पास दो मीडियम है, क्योंकि आपको कंपेयर करना है। अब ऐसे यहाँ पे ये तो नहीं लिख सकता कि जब लाइट की स्पीड 3 × 10⁻⁸ होगी तब उसको मैं रेयर मीडियम बोलूँगा, और जब उसकी लाइट 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी तब मैं उसको डेंसर बोलूँगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हमें किसी भी उसको मीडियम को रेयर या डेंसर बोलने के लिए हमें दो मीडियम्स होना ज़रूरी है, उनको कंपेयर करना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं बात करूँ एयर की और ग्लास की, तो एयर और ग्लास के मामले में रेयर मीडियम कौन सा होगा, एयर, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, और डेंसर कौन सा होगा, ग्लास होगा। अब वो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये बोलता है, सॉरी एक मिनट, ये क्या है, मेरा ग्लास है, और इसको बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को, ठीक है। ये क्या है, मैं एक नॉर्मल बना देता हूँ। ये क्या है, नॉर्मल क्या होता है, वो लाइन जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। अब मैंने ऑब्लिकली एक लाइट को क्या कराया, इंसिडेंट कराया। ये एयर है और ये ग्लास मीडियम है। एयर क्या होता है, रेयर मीडियम, और ग्लास क्या होता है, डेंसर मीडियम, और फिर यहाँ पे वापस क्या है, एयर मीडियम है, जो कि फिर क्या है, रेयर मीडियम। अब जैसे मैं एक लाइन को, एक रे को इंसिडेंट कराता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगी, जब एयर से डेंसर में जाएगी, अब नेचुरली जाना तो इसको ऐसे था स्ट्रेट पाथ में, बट क्योंकि मीडियम चेंज हुआ तो बेंड होगा। अब ये बेंड कहाँ होगा, तो ये बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे स्ट्रेट लाइन से टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगा, ये साइड नॉर्मल की तरफ एक रे बनेगी ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं, जब मान लो ये पाथ उसको क्या था, फॉलो करना था, ये नॉर्मल है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बोलते हैं जब ये डैश लाइन इस तरफ हल्की सी बेंड हो जाए अपने ओरिजिनल पाथ से, तो इसको क्या बोलते हैं, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाए, क्यों, क्योंकि अब जो ग्लास है उसमें भीड़ भिड़ाके वाला एरिया है, तो आपको ऐसे क्या होगा, बड़ा कंजस्टेड होकर चलना पड़ेगा। तो इस कंजस्टेड वर्ड से समझ के रखो कि टुवर्ड्स द नॉर्मल, बीची में चलना पड़ेगा अब उस रे ऑफ लाइट को, ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर मैं एक नॉर्मल डाल देता हूँ। अब ये डेंसर से लोअर में जा रहा है, अब ये कहाँ जा रहा है,
इसको अच्छे से बना देता हूँ। आइए, अब ये डेंसर से रेयर में जा रहा है। अब मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके से अब वो खुले में जा रहा है, तो क्या करेगा, खुले में सांस लेना चाहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं कि अब नेचुरली इसको जाना तो ऐसे था, स्ट्रेट लाइन तो ये बननी है, लेकिन ये क्या करता है, ऐसे बेंड हो जाता है। जब ये आपकी जिस ओरिजिनल पाथ को उसको फॉलो करना था, अगर वो डेंसर से रेयर में जा रहा है तो ये उससे अवे जाता है इस तरीके से। तो ओरिजिनल पाथ की बजाय ये क्या है, अगेंस्ट द नॉर्मल जाता है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, जब रेयर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। ठीक है, और जब डेंसर से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। जैसे कि वो यहाँ पे समझा रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो ये इंसिडेंट रे थी, अब इसको जाना तो टेक्निकली ऐसे था, लेकिन ये रेयर से डेंसर में आ रही है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। ये कौन सा है, जब रेयर से डेंसर में जा रही है। लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाती है, अब ये लाइन थी, ये इंसिडेंट हुई, अब इसको टेक्निकली जाना तो ऐसे था, लेकिन आप क्या देख रहे हो, ये ऐसे जा रही है। क्यों, क्योंकि अब इसके पास खुला एरिया है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। तो ये कौन सा केस है, जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो खुले में आ जाएगी। डेंसर में वो क्या था, बड़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में था। जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में था तो उसे बच बच के चलना था, लेकिन जैसे उसके दिखा खुला रास्ता है तो वो उसने क्या किया, अपने आप को खुल के सांस लेने की इजाज़त दी, तो इसलिए वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुआ। अब इसका एक पूरा ही क्या बोलते हैं, एक पूरा ही एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे भी। ठीक है, ये मतलब हमारे टाइम पे तो था ये एक्सपेरिमेंट, जब हम लैब में जाते थे तो हमें एक्सपेरिमेंट करना होता था। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट क्या है कि इसमें हम एक रेक्टेंगुलर स्लैब लेते हैं। क्या लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर स्लैब, और काफ़ी थिक होती है। अब इसके एक साइड से हम क्या करते हैं, लाइट पास कराते हैं और वो दूसरी साइड से निकलती है। तो जिस साइड से निकलती है हमें उसको ट्रेस कराना होता है। हमें उसको क्या कराना होता है, ट्रेस कराना होता है कि दूसरी साइड से कहाँ निकली। तो हम क्या देखते हैं कि सपोज़ करो ये ग्लास स्लैब है और आपने उसको यहाँ से एंटर कराया। अब टेक्निकली तो इसको क्या होना चाहिए, यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये हमें ना थोड़ा इसके मतलब इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट एंटर कराई तो ये ऐसे निकल जानी चाहिए थी नॉर्मली, अगर कोई भी लो हम नहीं मानते हैं। ए ओ तक आए, फिर ओ से ओ स्ट्रेट लाइन में, फिर ओ से बी, फिर दोबारा स्ट्रेट लाइन। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये ओ लाइन ओ बी की जगह यहाँ से निकलती है हल्का सा। अब आप इसको वापस ट्रेस बैक करो तो ये ए ओ पे तो जाती नहीं है, तो दूसरा पाथ बना देती है जो इसकी क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। तो हमें इस पैरेललिटी को ही क्या करना होता है, मैप करना होता है इस एक्सपेरिमेंट में। और ये जो पैरेलल रेज आती हैं, ठीक है, ये किस वजह से आती है, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो यही सारा हम क्या करते हैं इसमें पढ़ते हैं। वो क्या बोल रहा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन ट्वाइस। ऑब्वियसली मतलब ये है हमारी रेक्टेंगुलर स्लैब, और इस पे एक पॉइंट पे आके आपने इस पे इंसिडेंट कराया, तो पहली रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे होगी जब वो रेयर से डेंसर में जाएगा। दूसरी कहाँ से होगी, जब वो रिफ्रैक्ट होके वापस रेयर से डेंसर में जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, दूसरा रिफ्रैक्शन होगा। इंसिडेंट रे, द ओरिजिनल रे हिटिंग द स्लैब। रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली जो ग्लास के अंदर है, द रे इनसाइड द ग्लास बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एमरजेंट रे, द रे कमिंग आउट ऑफ द ग्लास इनटू द एयर अगेन। की ऑब्जर्वेशन क्या है, द emergent ray is parallel to the incident ray but is shifted sideways. This shift is called lateral displacement, or the perpendicular distance between the original path of incident ray and emergent ray coming out of the glass slab is called lateral displacement of the emergent ray of light. It occurs because the extent of bending at first surface is equal to the opposite to the bending at the second surface. कर क्या रहे हैं वो, इसको ध्यान से समझो। ग्लास लिया,
एक इंसिडेंट रे डलवाई, नॉर्मल के साथ इसका एंगल बनाया। अब क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये ओरिजिनल पाथ की जगह जो कि ये था डैश्ड वाला, इसकी जगह टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। अब मैं दूसरा नॉर्मल यहाँ पे बनाता हूँ जब इसको बाहर निकलना है। अब नॉर्मल जनरल पाथ तो इसको ये फॉलो करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ कि जो इंसिडेंट रे थी इसको ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल खींच देता हूँ, एक लाइन बना देता हूँ। तो मैं क्या फाइंड करता हूँ कि इन दोनों के बीच का ये जो दोनों वो हैं, इनमें एक डिस्टेंस है और ये पैरेलल है। जब आप इसको वापस ट्रेस बैक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये चीज़ मिलेगी। तो एक मतलब पैरेललिटी का क्या है? एग्जाम्पल है। और ये ऐसे होता क्यों है? क्योंकि दो पॉइंट पे हमारे रिफ्लेक्शन होता है। जितना रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है उतना ही रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे इनवर्ड रिफ्लेक्शन है और यहाँ पे आउटवर्ड रिएक्शन है। तो इसकी वजह से क्या होता है? एक पैरेललिज्म क्रिएट होता है। ठीक है, तो बस यही था कहने का मतलब कि आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपने रे पास कराई ये ऐसे, और वो यहाँ से एमर्ज हुई। अब जब आप इसको ऐसे देखोगे, स्टेट मतलब जो स्टेट पाथ आप देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या देखोगे कि ये ओरिजिनल पाथ पे नहीं है बल्कि हल्का सा शिफ्टेड है। इस शिफ्ट को ही, ये जो पैरेलल शिफ्ट है, इसी को ही क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये क्यों होता है? क्योंकि दो जगह पे हमारी बेंडिंग हो रही है और वो इक्वल अमाउंट में हो रही है बट अपोजिट डायरेक्शंस में। एक टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है, एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। लेकिन क्योंकि सेम ही मीडियम है तो रिफ्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? सेम ही रहेगा। बस डायरेक्शन का फ़र्क आता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये रे हमारी पैरेलल हो जाती है। मतलब इंसिडेंट रे और जो एमर्जेंट रे, ये क्या होती है? हमारी पैरेलल होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अब इसके रिफ्रैक्शन के इफ़ेक्ट्स कहाँ कहाँ अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ बड़े अच्छे से समझते हैं। मतलब आपको आज शायद 2-3 चीज़ों का क्या है जो आप बचपन से ऑब्जर्व करते आ रहे हो, उनका आपको क्या भी मिल जाएगा, रीज़न भी मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला तो है a stick or a pencil held obliquely and partially immersed in water appears to be bent at the water surface। अब आपने देखा होगा जब भी आप किसी इस तरह के ट्रांसपेरेंट बीकर में आपने पेंसिल को लगाए तो उसका ये दो हिस्से अलग अलग दिखाई देते हैं। पानी के ऊपर वाला किसी और डायरेक्शन में, और ये देखो कितना शिफ्ट है। ये शिफ्ट किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। अब होता क्या है कि जैसे ये पेंसिल है पूरी, ये यहाँ पे क्या है? डली हुई है। अब इस ओ पॉइंट से क्या होता है, एक ये रह गई सपोज करो, क्योंकि हर डायरेक्शन में रेज जाएंगी, एक ये रह गई। अब यहाँ पे क्या है? मीडियम चेंज हो रहा है। तो मीडियम चेंज हो रहा है तो ये कुछ ना कुछ बेंड होंगी, ऐसे बेंड होंगी। और जब ये बेंड हुई तो आपकी आँख पे यहाँ तक पहुँची। अब आपकी जो आइज़ हैं वो तभी किसी इमेज को पहचानेंगी जब उसकी रेस कहीं पे इंटरसेक्ट करी होंगी। लेकिन ये रेस तो आउटवर्ड डाइवर्ज हो रही है, और जब डाइवर्ज हो रही हैं तो हम उसको क्या करते हैं? पीछे की तरफ ट्रेस कराते हैं। तो जब पीछे की तरफ ट्रेस कराया तो वो यहाँ पे आके इंटरसेक्ट हुई। तो जो पॉइंट आपको ओ पे नज़र आना था वो अब यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसी वजह से हमें क्या है, ये पेंसिल थोड़ी सी बेंड हुई नज़र आती है। इसको बड़ा ध्यान से देखिए, एक बार मैं दोबारा आपको बताता हूँ। ये पूरी पेंसिल है एओ। अब यहाँ से जो इसका लोअर पार्ट है पेंसिल का, यहाँ से दो रेज निकली, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हमें इमेज बनाने के लिए दो रेज तो चाहिए, क्योंकि हमें उनको वर्चुअली या फिर रियलिटी में इंटरसेक्ट कराना तब इमेज बनती है। ये पहुंची वाटर सरफेस के ऊपर। अब यहाँ पे मीडियम हो रहा है चेंज। नीचे क्या है? वाटर है। नीचे क्या है? वाटर है। ऊपर क्या है? एयर है। तो क्या होगा? बेंडिंग होगी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। सी पॉइंट वाली रे इस तरीके से मुड़ जाती है, डी पॉइंट वाली रे इस तरीके से मुड़ जाती है। लेकिन हमारी आँख में आके एक इमेज बन रही है, बट वो पॉसिबल कैसे है? क्योंकि एक्स और वाई तो डाइवर्ज कर रहे हैं, ये तो कहीं जाके मिलेंगे नहीं। और जब हमें पता है पिछले मिरर वाले जो हमने केसेस किए कि जब भी आपकी लाइट रेज डाइवर्ज हो रही होती है तो हम उनको क्या करते हैं? बैकवर्ड ट्रेस कराते हैं। डाइवर्ज हो रही है फ्यूचर में,
लेकिन पास्ट में वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज तो हो ही रही होंगी, तो हम उनको बैकवर्ड ट्रेस कराते हैं। तो बैकवर्ड जब हम ट्रेस कराते हैं तो यहाँ पे आके हमें मिलती है, लेकिन ओरिजिनली वो कहाँ पे है, ये। तो इस वजह से हमें ये ऐसे की जगह ऐसे दिखाई देती है, एक बेंड हमें नज़र आता है इस पॉइंट पे आके, क्योंकि हमें ये ओ वाला पार्ट अब थोड़ा ऊपर नज़र आ रहा है, बट रियलिटी में है तो वो नीचे, तो इसलिए हमें बेंड नज़र आता है कुछ इस तरीके से, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, ये क्या बोलता है, When a straight stick is partially immersed obliquely in water, it appears bent at the surface due to refraction of light. The lower part of the stick inside the water sends light rays into the air. As these rays pass from water to air, that is denser to rarer medium, they bend away from the normal. The refracted rays, when extended backward, appear to come from a point nearer to the water surface. Thus, a virtual image of under part of water stick is formed above its actual position. The eye sees this virtual image instead of real submerged part. As a result, the part of stick above the water and virtual image of the submerged part do not lie in the same straight line, making the stick appear bent. In reality, the stick is straight. It is the light rays that are reflected. वो बोल रहा कि ऐसा तो नहीं है कि पानी में जाके वो बेंड हो गई आपकी। बेंड क्या चीज़ हुई, पेंसिल तो आपकी पेंसिल ही है, स्टिक तो आपकी स्टिक है, लेकिन बेंड क्या हुई, आपकी लाइट रेज, और लाइट रेज ही आपके लिए क्या होती है, इमेज होती हैं। तो इस वजह से हमें ये पेंसिल वाटर सरफेस के पास से बेंड हुई नज़र आती है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, आप कॉइन का एग्जांपल ले लो। द कॉइन प्लेस्ड इन एन एम्प्टी बेसन इज़ नॉट विजिबल टू द आई फ्रॉम दिस पोजिशन। On adding water in the basin, the coin appears raised and become visible to the eye from the same position. अब आपको कई बार आप क्या करो, एक टम्बलर में एक सिक्का डालो, ठीक है, तो आपको थोड़ा बड़ा नज़र आता है। उस बड़े नज़र आने का के पीछे भी रीज़न क्या है, ये कॉइन ही है। और दूसरा वो क्या बोल रहा है कि ये बीकर है, ठीक है, खाली बीकर है, इसमें आपने कॉइन डाल लिया 5 रुपीज़ का कॉइन। अब इससे जो लाइट रेज निकल रहे हैं वो ऐसे निकल रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट के बाहर आप इसको देख ही नहीं पाओगे कॉइन को, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है ही नहीं। इस आँख के, ये जो आँख है, आँख की स्ट्रेट लाइन ये है, इस बेस में जितना एरिया आएगा वो उसको देख पाएगा, लेकिन ये जो कॉइन है इस आई के एरिया से तो बाहर आ रहा था, ये तो नहीं देख पाएगा अभी। लेकिन जैसे ही आप इसमें पानी भर दोगे ना ऊपर तक, तो होगा क्या, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी पानी नहीं है, तो ये लाइट रेज देखो ऐसे निकल गई, आँख तक कोई पहुँची नहीं। जब आँख तक कोई पहुँची ही नहीं तो आँख के लिए कुछ भी विजिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसमें पानी डाल दोगे, क्या डाल दोगे, पानी डाल दोगे, पानी डालो। अब यहाँ से कॉइन से क्या है, लाइट रेज निकलेंगी, निकली 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 निकली, और क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, तो मतलब ये इस तरीके से हल्की सी बेंड हो जाती है। अब ये कहाँ पहुँच गई, आँखों के पास। अब क्योंकि आंखों के पास पहुंची हैं तो वर्चुअली या रियलिटी में दो रेज कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो जब हम इनको बैकवर्ड ट्रेस कराते हैं तो हमें ये कॉइन यहाँ पे नज़र आता है और थोड़ा सा एक्सटेंडेड नज़र आता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि पानी के साथ हम इस कॉइन को, जो पहले हमें विजिबल नहीं था, अब विजिबल है। क्यों, क्योंकि रेज आके अब थोड़ा ऊपर वाली पोजीशन पे मीट करी है, जहाँ पे इसकी एक वर्चुअल इमेज हमें दिखाई देती है, ठीक है। When a coin is placed at the bottom of an empty basin and the observer moves away, the coin becomes invisible because the light rays coming from it travel in a straight lines and do not enter the eye. However, when water is poured into the basin, the coin appears to rise and becomes visible. This happens due to refraction of light. The rays of light coming from the coin travel through water and on emerging into air bends away from the normal because light passes from denser to a rarer medium. These refracted rays, when extended backwards, appear to come from a point nearer to the water surface. Thus, a virtual image of the coin is formed above its actual position. Since eye sees this virtual image, the coin appears raised. Hence, due to refraction of light, an object placed underwater appears to be at smaller depth than its real depth. Different liquids react light by different amounts, so apparent raising of the coin or bending of the stick varies with the liquid used. वो बोलता है कि कितना बेंड होगी, ठीक है, कैसे बेंड होगी, वो लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। ज़्यादा थिक लिक्विड है तो ज़्यादा बेंड होगा,
ठीक है। इस तरीके से हर चीज़ें काम करती हैं और हमें पानी डालने के बाद कॉइन अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर नज़र आता है और इसलिए हमारी आई जब दूर भी हो तो उसको देख पाते हैं। अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीपली देन इट इज़ एक्चुअली। आपने कभी स्विमिंग पूल देखा होगा तो जब आप उसको बाहर से देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार 3-4 फीट का है, लेकिन जैसे आप उसमें अंदर जाते हो तो आपके वो सिर के भी ऊपर से चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ये रिफ्रैक्शन की वजह से सरफेस की ईंटें हैं वो थोड़ी ऊपर की तरफ नज़र आती हैं, तो हम अंदाज़ा लगा देते हैं अच्छा यार 3 फीट का होगा पानी, 4 फीट का होगा, लेकिन जैसे हम एंटर करते हैं रियलिटी में डिफरेंस कुछ और होता है। When a thick glass slab is placed over some printed matter, the letters appear raised when viewed from the top. Suppose करिए कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, जैसे ही आप इस पर ग्लास रखते हो कोई थिक वाला ग्लास, तो ये इनका ना देखो, अब जैसे बी है, ये 2B लिखा हुआ है, कितना छोटा फॉन्ट है, लेकिन हाइयर इन द ग्लास क्या लिखा है, बड़ा लिखा है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होते हैं, तो इनका जो साइज़ है वो हमें क्या है, थोड़ा बड़ा नज़र आता है। एक ग्लास में आप नींबू डाल दो तो उसके ओरिजिनल साइज से भी वो बड़े नज़र आते हैं, देखो कितने बड़े नज़र, लेकिन एक्चुअल में क्या है, बड़े छोटे हैं। स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल एट नाइट। अब जो स्टार है, ये स्टार है सपोज है, और ये क्या है, आपकी अर्थ है। अब यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मीडियाज़ होंगे, बीच में कोई स्टार आ जाएगा, कोई और स्टार आ जाएगा, उसकी एक एटमॉस्फेयर होगी, वो थिक होगी, ठीक है। तो ये जब लाइट रे चलती है तो ये इस तरीके से क्या होती है, बैंड होती फिर हमारे तक पहुंचती है। और जब आप इसको ट्रेस करते हो तो आपको ये अलग टाइम पे अलग अलग दिखाई देती है, इस तरीके से ट्विंकल करती हुई दिखाई देती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये स्टार है, ये क्या है, स्टार है। अब इससे लाइट रेज एक्चुअली जानी तो ऐसी चाहिए, लेकिन जैसे ये और एटमॉस्फेयर से टकराती हैं तो ये बेंड हो जाती हैं, और इस बेंड को जब आप रिट्रेस कराते हो तो आपको पोजीशन भी अलग नज़र आती है, पहली चीज़, ठीक है। आप जो भी स्टार्स देख रहे हो उनकी एक्चुअल पोजीशन वो है ही नहीं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में आके वो बहुत बेंड हो जाती है। अब बिल्कुल ही एटमॉस्फेरिक लेवल पे देखें, ठीक है, हम एटमॉस्फेयर में एंटर कर गए। अब हमारी एटमॉस्फेयर भी बहुत बड़ी है और उसमें भी डिफरेंट लेयर्स है जिनकी डेंसिटी अलग है। तो ये जो क्या है, ये किस तरीके से फॉलो करते हैं, ये जिगजैग पैटर्न फॉलो करते हैं। ये जिगजैग जो पैटर्न है ना, यही आपको इस तरीके से ये ट्विंकल करता हुआ नज़र आता है, ठीक है। लाइट पहले सीधी आ रही थी, फिर इधर बैंड होगी, फिर इधर बैंड होगी, फिर इधर बैंड होगी, फिर इधर बैंड होगी, तो यही आपको ये जो आपको ये बैंड है ना, ये बैंड यही आपको किस रूप में नज़र आता है, ट्विंकल के रूप में नज़र आता है। स्टार्स डजंट ट्विंकल, व्हाट ट्विंकल्स इज द लाइट ऑफ द स्टार, ठीक है। ये बातें याद रखने कि स्टार डजंट ट्विंकल्स, व्हाट ट्विंकल्स इज द लाइट ऑफ द स्टार एंड दैट ड्यू टू रिफ्रैक्शन इन आर ओन एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, या फिर बीच में जितने भी उसको एटमॉस्फेयर मिलेगी, क्योंकि स्टार्स बहुत ज़्यादा दूर है, बीच में बहुत सारे मीडियम्स आएंगे, थोड़े बहुत क्या, बहुत सारे आएंगे, किसी स्टार का मीडियम, किसी प्लैनेट का मीडियम, दिस एंड डैट, तो उन सब से पास होके बेंड होती हुई आएगी, और उस बेंडिंग की वजह से हमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, और उसी बेंडिंग की वजह से हमें स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन नहीं मिलती, अपरेंट पोजीशन मिलती है, ठीक है। एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन हमें दिखता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसका रीज़न है, हमारे रिफ्रैक्शन का रीज़न है। अब बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो जैसे कि हम अपने रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में रिफ्लेक्शन के हमने 2-3 वो पढ़े थे, लॉज पढ़े थे, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास रिफ्रैक्शन के भी क्या हैं, 2 लॉज हैं, और ये बहुत मतलब पहला लॉ तो सेम है, दूसरा लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये हमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी देता है जो कि हमें फिज़िक्स में बहुत मदद करती है काफ़ी चीज़ों में जाके, ठीक है। तो आइए हम उसको शुरू करते हैं। तो पहला लॉ तो सेम है जो हमने किस में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था। तो पहला लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फॉर एग्जाम्पल
In the given figure, the incident ray AO, refracted ray OB and normal ON all lie in the same plane which is the plane of the paper. वो क्या बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक ही प्लेन का मतलब क्या है कि अगर इंसिडेंट रे को आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आप नॉर्मल को भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे और रिफ्रैक्टेड रे को भी आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनमें से किसी का भी कोऑर्डिनेट जेड में नहीं जाएगा। अगर आप अपने इंसिडेंट रे को एक्स जेड कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका नॉर्मल भी एक्स जेड कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट होगा और आपकी रिफ्रैक्टेड रे भी एक्स जेड कोऑर्डिनेट से ही रिप्रेजेंट होगा। वाई का उसमें कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो प्लेन आप उसको बोलते हैं जिसमें आपको सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आपको थर्ड कोऑर्डिनेट की भी रिक्वायरमेंट पड़ गई तो इसका मतलब है कि अब आप एक 3D फिगर की बात कर रहे हैं, ना कि प्लेन की। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, सेकंड लॉ क्या बोलता है? ठीक है, सेकंड लॉ को हम क्या भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, क्योंकि ये हमें किसने दिया था, मतलब एक फिजिसिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम स्नेल्स था और उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। वो क्या बोलते हैं कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट एंड अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब ये है कि ये आपने क्या ले लिया, कोई ग्लास स्लैब ले ली, तो ये बोलता है कि इस लाइट को किसी मर्जी एंगल से इंसिडेंस कराओ, फिर वो एक पर्टिकुलर एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, जैसे इस केस में यहाँ से हो गई। तो ये बोलता है कि जो साइन ऑफ आई है और जो साइन ऑफ आर होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। किसके लिए? अगर आप एक ग्लास और एक एयर ले रहे हो, दो मीडियम, तो इन पे आप किसी भी एंगल पे रिफ्लेक्ट कराओ, ठीक है, उसके लिए जो आई और आर होगा और उनका जब आप साइन लेके उनको डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा। कहने का मतलब क्या है, सपोज करो, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से अगर मैं बनाऊं इसको, जैसे ये है, ये एक नॉर्मल है, आपने एक एंगल I1 से इसको क्या कराया, इंसिडेंट कराया, तो एक एंगल R1 पे रिफ्लेक्ट हो गए। अब आपने एक दूसरी लाइट रे इंसिडेंट कराई, ठीक है, ये भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन ये I2 एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है और इसका जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो R2 है। तो वो ये बोलता है कि साइन ऑफ I1 इज इक्वल टू साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू साइन ऑफ I2 अपॉन, सॉरी यहाँ पे R1 आएगा, अपॉन साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए आप कितनी मर्जी लाइट रेज डलवा लो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, उनका साइन लेके जब आप उनको डिवाइड करोगे तो आपको हमेशा सेम ही वैल्यू मिलेगी, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये बोलता है कि ये जो दो रेज हमने ली, अब इनका पेयर ऑफ मीडिया तो सेम है, एयर एंड ग्लास, लेकिन अगर ये ग्रीन लाइट है और ये रेड लाइट है तो इनके लिए ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। आपकी जो लाइट है वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्रीन की वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी अलग है, रेड की वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी अलग है, ठीक है। तो दो कंडीशन यहाँ पे रखता है कि लाइट भी सेम कलर की होनी चाहिए और पेयर ऑफ मीडिया भी सेम होना चाहिए। तो आपका कुछ मर्जी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, कुछ मर्जी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, जब आप उनका साइन लेके उनको डिवाइड करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, या फिर एन तो ये लिखने को आया, वैसे हम इसको ऐसे नीटा से, ये एक सिंबल होता है, इसको क्या बोलते हैं, नीटा, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस सिंबल को, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया किससे, हमने नीटा से या फिर एन बोल लो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द लाइन बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है। कैसे, मतलब ये क्या बोलता है कि नीटा से आप ये पता कर सकते हो कि आपकी कितनी
इंटेंसिटी से आपकी लाइट बेंड हुई है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते हुए। मतलब कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो अगर मैं 1 और 4 को कंपेयर करूँगा तो मैं ये बोलूँगा फोर्थ केस में आपकी लाइट ज़्यादा बेंड हुई है एज़ कम्पेयर टू 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या। सपोज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर रे ऑफ लाइट इज 37 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग 24 आया। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लूँ तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकल के आता है, n इज इक्वल टू 1.50। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.50। अब इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, बाय सेइंग दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 वी मीन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ इट इन ग्लास मीडियम। मतलब क्या था, क्या किया बेसिकली हमने, एयर से हम ग्लास में गए, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया, उनको साइन किया, 1.5 आया। इस 1.5 का मतलब ये हो गया कि अगर आपकी ग्लास में स्पीड x है तो आपकी एयर में स्पीड क्या थी, 3.2x, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 1.5x। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा ग्लास, ये तो हो गया स्पीड के मामले में, आप इसको कह सकते हो। दूसरा आप क्या कह सकते हो, दूसरा आप ये बोल सकते हो कि आपका जो ग्लास है वो 1.5 टाइम्स डेंस है एज़ कंपेयर टू एयर। दो चीज़ें बोल सकते हो, पहले में पहले में स्पीड का बोलोगे, स्पीड में आप क्या बोलोगे कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसकी स्पीड 1.5 गुना ज़्यादा है किसके, जिस मीडियम में वो जा रही है। डेंसिटी के बारे में बोलना है तो डेंसिटी के बारे में आप क्या बोलोगे कि जिस मीडियम में फाइनली लाइट एंटर हुई वो उतने टाइम्स ज़्यादा डेंस है एज़ कंपेयर टू एयर। ठीक है, ये चीज़, तो ये मतलब होता है किसका, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। दूसरा, अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, यानी कि n निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, क्या कोई और मेथड है? तो बोलते हैं यस। अगर आपके पास मीडियम 1 और मीडियम 2 की स्पीड हो और उस स्पीड को आप डिवाइड कर दो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मतलब अगर मेरा रे जो है वो एयर में चल रही है और एयर में उसकी स्पीड v1 है और एयर से जाके वो ग्लास में एंटर करती है और ग्लास में उस रे की स्पीड क्या है, v2 है, तो अगर मैं v1/v2 कर दूंगा तो उसका मतलब भी क्या होगा कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, या तो हमारे पास क्या हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर हमारे पास दोनों मीडियम्स की क्या हो, स्पीड हो, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, n21 n21। अब इस 21 का क्या मतलब है, इसको समझना, क्योंकि ये नोटेशन आप में बहुत जगह यूज़ होगी, तो इट्स बेटर कि हम इस नोटेशन का मतलब समझ जाएं। n का तो मतलब हमें पता है, n हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपना क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, बट व्हाट दिस 2112 रिप्रेजेंट्स, नोट in 21 the 21 designation means that the light entered from 1 to 2. The first number tells the final medium and the preceding letter about the original medium, and it basically tells the bending ability of second medium. वो ये बोल रहा है कि अगर मैं लिखता हूँ NaG तो इसका मतलब है कि आपका ग्लास से एयर में एंटर हुई है रे, और अगर मैं लिखता हूँ NGA तो इसका मतलब है एयर से ग्लास में एंटर हुई है। तो ये इस तरीके से रीड करना है आपको, राइट से लेफ्ट। राइट में क्या है G, तो इसका मतलब है ग्लास से एयर चली, ग्लास से आपकी लाइट चली और कहाँ पे गई, A में। फिर से सेकंड केस में देखो, राइट से लेफ्ट जाओ, एयर से हमारी लाइट चली और कहाँ पे गई, ग्लास में चली। और ये जो पूरा है ये क्या बताती है, किसकी बेंडिंग एबिलिटी बताती है, जो आपका फर्स्ट लेटर होगा। जैसे इस केस में एयर की बेंडिंग एबिलिटी बताएगी, सेकंड केस में ग्लास की, जो भी फर्स्ट लेटर होगा, मतलब n के पास जो लेटर होगा
उसकी बेंडिंग एबिलिटी बताएगी। मतलब 1.5 अगर मैं बोल रहा हूँ तो 1.5 का मतलब है कि ग्लास 1.5 टाइम्स ज़्यादा डेंस है एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ वो ये बोलता है क्या, कि अगर आपका एक मीडियम वैक्यूम हो तो वो आपका क्या बन जाता है, नेचुरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है। कैसे, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हेन मीडियम 1 इज़ वैक्यूम या एयर, तो हम उसमें जो एन लिखते हैं वो C/V, क्योंकि वैक्यूम में हमें पता है लाइट ऑफ स्पीड C होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या चीज़ ख़त्म हो गया, हमने किसके बारे में पढ़ लिया, हमने लॉज के बारे में पढ़ लिया कि रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है। दूसरा, उसी से हमने एक नई चीज़ डिड्यूस की, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें या तो स्पीड के मामले में हम डिस्कस कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें स्पीड का कंपैरिजन बता देता है, या फिर हम उसको बेंडिंग एबिलिटी, डेंसिटी के मुकाबले भी बता सकते हैं। ठीक है, चलो जी, हमने पढ़ लिया रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसकी लॉज पढ़ लिए, उससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ लिए। अब इसका यूज़ कहाँ पे है, मतलब हम इसको यूज़ कहाँ पे करेंगे। जैसे रिफ्लेक्शन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, फिर उसके लॉज क्या होते हैं, दिस एंड दैट, लेकिन फिर हमने उसका यूज़ भी तो कहीं किया। यूज़ कहाँ पे किया, प्लेन मिरर में किया, स्फेरिकल मिरर्स में किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझा। तो इसी तरीके से अगर मुझे रिफ्रैक्शन को समझना है तो मुझे कुछ तो एप्लीकेशन इसका चाहिए होगा। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, स्फेरिकल लेंसेज। एप्लीकेशन क्या है, स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो स्फेरिकल लेंसेज हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। We all have seen a palmist using a lens called magnifying glass for seeing the details of the lines of a person's palm. A watchmaker also uses a lens to see the extremely small parts of a watch clearly. In fact, lenses play a very important role in our everyday life. Lenses are used in making spectacles, cameras, microscopes, telescopes, film projectors, and many other optical instruments. We have already studied that the working of mirror is based on reflection of light from its surface. The working of lens is based on the refraction of light when they pass it. तो भाई आप कैमरा की बात कर लो, अगर आप ग्लासेस वियर करते हो तो ग्लासेस में जो लेंस होता है वो आपको पता है। टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, आपके थिएटर में जो फिल्म प्रोजेक्टर्स होते हैं वो किस पे काम करते हैं, वो लेंसेज पे ही काम करते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि मिरर रिफ्लेक्शन पे काम करता है, तो उसी तरीके से लेंसेज किस पे काम करते हैं, रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। तो अगर मुझे एक लेंस को डिफाइन करना है तो हाउ विल आई डिफाइन द लेंस। अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस, एट लीस्ट वन ऑफ देम विच इज स्फेरिकल। ठीक है, वो क्या करता है कि अगर दो स्फेरिकल सरफेसेस को आपस में जोड़ दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि दोनों ही सरफेसेस आपके क्या हों, स्फेरिकल हो। एक स्फेरिकल होना चाहिए फॉर श्योर, दूसरा हो ना हो, दूसरा प्लेन भी हो सकता है, ठीक है, दूसरा कर्व्ड भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है एक लेंस, या फिर ऐसे भी एक लेंस हो सकता है। ठीक है, मतलब एक सरफेस का स्फेरिकल होना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो अब हम सीधा किसकी बात कर लेते हैं, अपने लेंस की ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कन्वेक्स लेंस, इसको हम क्या भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग का मतलब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में समझा था कि कन्वर्जिंग वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से सारी रेज एक जगह पे आके कॉन्सेंट्रेट कर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी होगी जो सारी रेज को एक जगह पे आके क्या कर देती हैं, कंसंट्रेट कर देती हैं। अब मिरर में हमने बोला था कि मेरा कनकेव एक कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग है, लेकिन लेंस में मैं बोल रहा हूँ, लेंस में मेरा कन्वेक्स है, मतलब लेंस में उल्टा हो जाता है। लेंस में बहुत सारी चीज़ें उल्टे हो जाती है, जो प्रॉपर्टी कनकेव की थी वो कन्वेक्स की हो जाती है, और जो कन्वेक्स की थी वो कनकेव की हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो हमें कन्वेक्स के बारे में ये पता लगी कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। अब कन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा दिखता है, ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस।
थिकर एट द मिडल देन एट द एजेस, मतलब देखो आपने इन दो स्फेरिकल सर्फेसिस को जोड़ दिया, अब आपको मिला क्या कि यहाँ पे थिक है और यहाँ पे एजेस पे क्या है, पतला है। थिकर एट द मिडल देन एट द एजेस, इट कन्वर्जेस द पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू अ पॉइंट। When we look at the convex lens from the front side, it looks like a piece of transparent spherical glass having a bulge in the middle. We can feel the bulge by touching the middle of the glass. तो वो बोलता है कि भाई इसमें बीच में क्या है, बल्जिंग है। बल्जिंग का मतलब फैला हुआ है और ऊपर से क्या होता है, पतला होता है। और आप इसको पहचान भी सकते हो, जब आप इसको टच करोगे तो आप क्या पाओगे, बीच में थोड़ा थिक है और एजेस पे क्या है, थिन है। तो ये आपका क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस, और ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। कनकेव की बात करूं तो कनकेव आपका कुछ इस तरीके से होता है, ये मतलब जो हमारी जनरल नोटेशन है, ये क्या होता है, कनकेव मिरर, ये क्या होता है, कन्वेक्स मिरर। तो दोनों के जो फेसेस हैं एक दूसरे से अवे कर दिए हमने। इसमें क्या किया था, एक दूसरे के जो फेसेस हैं वो एक दूसरे की साइड कर दिए और इसमें अवे कर दिए। तो ये हमारा क्या होता है, कनकेव होता है। ये बीच में से पतला होता है और एजेस से क्या होता है, थिकर। थिकर एट एजेस देन एट द मिडल। It diverges parallel rays of light. When we look at concave lens from the front side, it looks like a piece of transparent spherical glass having a depression in the middle. We can feel the depression by touching it in the middle of lens. अब जैसा कि कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस के लिए हमने बोला था कि वो क्या है, कन्वर्जिंग है, इसी तरीके से जो हमारा कनकेव लेंस होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, जब भी इस पर पैरेलल रे ऑफ लाइट्स पड़ेंगी तो ये उस पॉइंट से क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। सपोज ये इस पर पैरेलल रे ऑफ लाइट्स पड़ी तो ये बाहर की तरफ निकल जाएंगी। इसमें क्या था, कन्वेक्स में क्या था कि जब भी इस पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट पड़ती हैं तो ये एक पॉइंट पे जाके कंसंट्रेट हो जाती है। ठीक है, तो कनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है और कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। लेकिन अगर आप मिरर की बात करो, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो कनकेव लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। मतलब लेंस और मिरर में जो स्फेरिकल मिरर्स और स्फेरिकल लेंस का केस है, उनमें एक दूसरे के अपोजिट है। एक में अगर कन्वर्जिंग है तो दूसरे में क्या होगा, वो डाइवर्जिंग होगा। और जैसा कि वो बोल रहे हैं कि कनकेव लेंस को आप छू के भी पता लगा सकते हो, बीच में से वो पतला है और एजिस पे से वो क्या है, थोड़ा थिक है। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको समझनी है। सपोज करो हमने क्या ले लिया, कन्वेक्स लेंस ले लिया, तब कुछ टेक्निकल टर्म्स जैसे हमने उसमें पढ़ा था, प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, दिस डैट, ये सब। इसी तरीके से अपने लेंस में भी कुछ चीज़ें होती है जो अपने को क्या है, समझनी है। सबसे पहला प्रिंसिपल एक्सिस तो सेम है, ठीक है, वही एक पैरेलल लाइन होती है। ऑप्टिकल सेंटर होता है, डैट इज़ द मिडल ऑफ द लेंस, एग्जैक्ट इन द मिडल, मतलब विद इन द मीडियम ऑफ द लेंस, द एग्जैक्ट मिडल पार्ट इज नॉन एज ऑप्टिकल सेंटर। अब जैसे रेज ऑफ लाइट पैरेलल ट्रैवल कर रही है तो ये पैरेलली ट्रैवल करके जहाँ पे कन्वर्ज करेंगी वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकल पॉइंट। और ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो हमारा ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू वो एमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर ऑफ लेंस सर्फेसेस। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, तो इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। अगर मैं बात करूँ लेंस के, तो लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। कैसे, एक तो जो ये पार्ट है, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो ये भी एक सर्कल बनता है और इसका भी एक सेंटर होगा। और अगर मैं इस साइड की बात करूँ, इसको कंप्लीट करूँ, तो ये भी क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा और इसका भी क्या होगा, एक सेंटर होगा। तो लेंसेज के, और चाहे मैं फिर उसमें कनकेव लेंस की बात करूं तो इसको भी कंप्लीट करूंगा तो एक सेंटर बनेगा, इसको भी कंप्लीट करूंगा तो एक सेंटर बनेगा। ठीक
ठीक है जी। तो अपने लेंस में दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। प्रिंसिपल फोकस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कनकेव के लिए अलग होगा, कन्वेक्स के लिए अलग होगा। अलग इन द सेंस कि एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, कुछ इस तरीके से हमारी चीज़ें बनेंगी। कन्वेक्स की अगर मैं बात करूं, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉर्म्स ऑन अ कन्वेक्स लेंस द रेज आर रिफ्रैक्टेड एंड बेंड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। After passing through the lens, all rays converge at a single point F on the other side of lens. This point is called principal focus of the convex lens. Thus, principal focus is the point on the principal axis where rays parallel to the axis meet after refraction through lens. And since all rays are focused on a single focus point, that's why it is known as converging lens. The point where rays parallel to the axis actually meet, since all the light rays actually pass through the focus of the lens, therefore a convex lens has a real focus. अब बहुत मीनिंगफुल चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मिरर के केस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लेंस के केस में आके उल्टी हो जाती है। जैसे कि कन्वेक्स मिरर के केस में हमारी इमेजेस कैसी बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी। क्यों? क्योंकि वो विद इन द मिरर बन रही थी। ठीक है, हमारा कन्वेक्स मिरर क्या था, डाइवर्जिंग था। लेकिन जब आप यहाँ पे बात करोगे, लेंस की बात करोगे, कन्वर्जिंग लेंस की बात करोगे, जो अपना ये कन्वेक्स लेंस है, तो इसमें वर्चुअल इमेज ना हो के रियल इमेज बनती है। क्यों? देखो, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट गई, ये सेंटर से पास हुई और ये यहाँ पे बन रही हैं। अब ये विद इन द मिरर तो नहीं बन रही, मतलब विद इन द ग्लास तो नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि ये इससे पास कर चुकी हैं। रियलिटी में ये इसके अपोजिट साइड जा चुकी हैं। वहाँ पे क्या होता था, मिरर में क्या होता था कि वो रियलिटी में उसके अपोजिट साइड नहीं जाती थी, वो सिर्फ अपीयर होती थी कि वो वहाँ पे वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे रियलिटी में जो रेज हैं वहाँ जाके इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो इसलिए इस इमेज को लेने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। और जब स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी किस तरह की इमेज होगी, रियल इमेज। और ये फोकस कैसा होगा, रियल फोकस होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वेक्स लेंस। अब कनकेव के प्रिंसिपल फोकस की बात करूं, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ concave lens, the rays spread out or diverge after refraction. These reflected rays do not actually meet, but when extended backward, they appear to originate from a point F on the principal axis. This point is called principal focus of the convex lens. Thus, principal focus of a convex lens is the point from which parallel rays parallel to the principal axis appear to diverge after passing through the lens. Hence, a concave lens is also diverging lens. अब बात करते हैं इसकी, हमारे किसकी, कनकेव लेंस की। ये पैरेलल रेज आ रही हैं, अब ये यहाँ पे आके टकराएगी। अब जैसे ही इसे पास करेंगी तो क्योंकि अब ये कैसा मीडियम है, डेंस मीडियम है, और ये कैसा है, लाइट मीडियम है। तो जब ये डेंस से लाइट में जाएंगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगी, मतलब डाइवर्ज होंगी। ये क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। अब मुझे इमेज चाहिए, इमेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन चाहिए। और मुझे पता है जब भी कोई लाइट रेज डाइवर्ज कर रही हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे आके वो डाइवर्ज कर जाती है आगे, तो हम क्या कराते हैं, उसको बैकवर्ड ट्रेस कराते हैं। तो मैंने जब इसको बैकवर्ड ट्रेस कराया तो एक पॉइंट पे आके सारी क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी, वर्चुअली इंटरसेक्ट हो गई। और जब वर्चुअली इंटरसेक्ट हो गई जहाँ पे, तो वही पॉइंट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। ठीक है, तो ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब क्योंकि ये वर्चुअल है, क्योंकि वर्चुअली इंटरसेक्ट करी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। ठीक है, फोकल लेंथ तो हमें पता ही है, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस बोलते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन किया था मिरर्स के केस में, तो इसी तरीके से इनके भी अपने कुछ रूल्स होंगे, है ना। तो इनके रूल्स क्या हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। पहला रूल तो क्या है, हम किसकी बात करें अभी, कन्वेक्स की। ठीक है, कन्वेक्स की हम बात कर रहे हैं। तो कन्वेक्स लेंस में पहला रूल ये बोलता है कि अगर मैं इसको पैरेलली मेरी जो रे ऑफ लाइट है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो लेंस से पास होके फोकस पे जाएगी। ठीक है, फोकस पे जाएगी, ये पहला रूल है।
दूसरा वो बोल रहा है कि अगर मैं कोई फोकस से पास करा रहा हूँ, देखो फोकस यहाँ पे भी है, फोकस यहाँ पे भी है। जैसे मैंने आपको बोला कि लेंसेज के 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, तो ऑब्वियसली उसके 2 क्या भी होंगे, उसके ऑब्वियसली 2 फोकस पॉइंट भी होंगे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ एक फोकस है, यहाँ एक फोकस है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पैरेलल रेज शूट करा रहा हूँ तो अदर साइड ऑफ द फोकस पे मीट कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं पहले फोकस से एक रे पास कराऊँ लेंस पे ऐसे, तो वो क्या हो जाती है, अदर साइड पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। मतलब इन दोनों का वाइस एंड वर्सा, इन दोनों का क्या हो गया, वाइस एंड वर्सा। तीसरा रूल क्या बोलता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से ये पास हो रही है तो उसमें किसी भी तरह का बेंड नहीं आएगा, और स्ट्रेट की स्ट्रेट पास हो जाएगी, नथिंग मोर देन डैट, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना। तो 3 रूल है। पहला रूल पैरेलल का है कि पैरेलल अगर जा रही है तो फोकस पे मीट करेगी। दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर स्ट्राइकिंग द लेंस। और तीसरा रूल ये बोलता है कि अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से मेरी पास हो रही है कोई भी रे हो रहा है तो सीधी की सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये रूल है। अब मैं अगर कन्वेक्स लेंस की बात करूँ तो वहाँ पे कनकेव मिरर में 6 केसेस बन रहे थे, यहाँ अपने इसमें 6 केसेस बनेंगे, कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस बनेंगे। और हम क्या करेंगे, इन्हीं सभी रूल्स को अपना फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या बोलता है, पहला है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। मैंने क्या लिया, कन्वेक्स लेंस लिया, इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये मेरा एफ, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा एफ, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया, इन्फिनिटी पे रख दिया एक ऑब्जेक्ट, जैसे इन्फिनिटी का मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बहुत पीछे। अब जब इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट होता है मेरा तो वो क्या करता है, पैरेलल रेज रिलीज करता है। अब मुझे पता है कन्वेक्स लेंस के लिए कि जब भी मेरी पैरेलल रेज मेरे कन्वेक्स लेंस से टकराएंगी तो अदर साइड ऑफ फोकस पे जाके मीट कर जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या था, मेरा पहला केस। और मेरा पहला केस क्या बोलता है कि जब इन्फिनिटी पे है तो मेरा साइज़ कैसा बना, पॉइंट साइज़, ये देखो पॉइंट साइज़। और इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो सब कुछ जो मिरर के केस में कनकेव पे आ रहा था वो सेम चीज़ें अब कन्वेक्स लेंस पे आ जाएंगी, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जो कन्वेक्स पे था वो इधर आके किस पे हो जाएगा, कनकेव पे हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे कनकेव में रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में रियल और इन्वर्टेड बन रही है। रियल क्यों बन रही है, क्योंकि अदर साइड ऑफ द उस पर अदर साइड जा चुकी है लेंस के और वो रियलिटी में जा रही है, ना कि वर्चुअली में। तो इसलिए इसको इमेज को फॉर्म करने के लिए हमें स्क्रीन चाहिए होगी, स्क्रीन चाहिए होगी तो ये कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब मैं बात करता हूँ दूसरे केस पे आ जाते हैं हम, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ज़रा सा पीछे रखते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके ज़रा से पीछे रखा, ठीक है जी। फिर हमने अपने रूल्स अप्लाई किए। पहला रूल तो हमने क्या बोला कि हम दो, अब हमें इमेज बनाने के लिए 2 चाहिए होते हैं, ठीक है। क्या चाहिए होते हैं, 2 रेज चाहिए होती है ताकि वो इंटरसेक्ट करे फिर हमें इमेज दे। हम क्या करते हैं, ये लिया और इसके टॉप से एरो जो है, एरो मेरे एक ऑब्जेक्ट है, उसके टॉप से 2 रेज प्रोड्यूस कराई। पहली जो तो पैरेलल चली जाए और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे। तो जब पैरेलल गई तो वो कहाँ पे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करी तो वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाएगी। अब ये 2 यहाँ पे आके मिल रही हैं, इन्वर्टेड इमेज बन रही है और थोड़ी डिमिनिश साइज में बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं बियॉन्ड टू F1 क्या होता है मेरा, C1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे रखूँगा तो मेरी जो इमेज बनेगी वो F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। मतलब F2 और 2F2 का मतलब क्या है, इधर साइड का फोकस और इधर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में आके मेरी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। थोड़ी डिमिनिश्ड बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड तो हमें पता ही है। अब मैं क्या करता हूँ, C पे रख देता हूँ, सेंटर ऑफ वन साइड पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देता हूँ। फिर से एक पैरेलल ये जाके F पे टकराएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएगी जो सीधी निकल जाएगी। अब ये इमेज जो बनती है, ये इमेज कहाँ पे बनती है, अदर साइड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और ये इक्वल साइज़ की बनती है, ठीक है।
जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहा हूँ तो मेरी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, अदर साइड सेम साइज़ की बन रही है लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देता हूँ। फिर मैंने वो इमेज लिया, उसके हेड से 2 रेज निकाल ली, एक तो पैरेलली चली जाए और एक कहाँ चली जाए, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो। जब ऑप्टिकल सेंटर से मैंने पास कराई और फोकस से पास कराई तो ये दोनों मीट करती है आके इस पॉइंट पे। अब रियल इमेज तो बनती है, इन्वर्टेड भी बन रही है लेकिन एनलार्ज्ड बन रही है। देखो कितनी बड़ी है, ये इतना सा और ये इतना बड़ा, और बनती कहाँ है, बियॉन्ड 2f2। कहाँ बनती है, बियॉन्ड 2f2। 2f2 का मतलब सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके पीछे की तरफ बनती है जाके। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ केस। फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख लेते हैं, फिर हम कहाँ रखते, सॉरी इस पे फोकस पे रख लेते हैं। अब जब फोकस पे रखी तो एक तो वही पैरेलल और एक फिर कहाँ, हर कोई 2 ही रे पास हो रही हैं। ठीक है, मतलब 5 केसेस तक तो 2 ही रे पास हो रही हैं, एक पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से। जब मैं इनको मीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये पैरेलल चली जा रही हैं, तो ना ये पीछे मिलेंगी जाके, नहीं आगे मिलेंगी। तो इसका मतलब है हमारी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी जाके और बहुत ही लार्ज साइज की बनेगी जाके। ठीक है, और ब्लरी होगी क्योंकि रियल में कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो बोला कि जब मैं F1 पे रख रहा हूँ तो मेरी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, हाईली एनलार्ज बन रही है, और रियल एंड इन्वर्टेड तो हमें पता ही है। अब आता है स्पेशल केस। जैसे कनकेव में 6 केसेस बने थे, सेम डिस्टेंस पे हमने रखा था जो यहाँ पे हमने रखा है, उसका 6th केस स्पेशल था। ठीक है, क्योंकि वो बाकी सबसे अलग नेचर शो कर रहा था 6th केस। सेम केस यहाँ पे है। ये जो अब हम केस करेंगे कि हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये हमें बाकी 5 केसेस से अलग रिजल्ट देगा। जैसे कि मैंने फोकस और पोल के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया, तो एक तो पैरेलल ही करानी है, तो पैरेलल कहाँ गई, दूसरे फोकस सेंटर से पास होगी। फिर एक मैंने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई। अब जब मैं अदर साइड देखता हूँ तो ये डाइवर्जिंग रेस है, तो मतलब ये रियलिटी में तो कहीं नहीं मिल रही आगे जाके, लेकिन ये जब मैं इनको बैकवर्ड ट्रेस कराता हूँ तो ये बैकवर्ड मिल जाती हैं। बैकवर्ड मिल जाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये एक वर्चुअल इमेज बना रहा है, क्योंकि रियलिटी में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। कैसे कर रही है, वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, और ये लार्ज साइज इमेज बना रही है और इरेक्ट बना रही है। बाकी सब केसेस में कैसी बन रही थी, इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, रियल इमेज बन रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या बन रही है, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है और वर्चुअल इमेज बन रही है। तो एक बार देख भी लेते हैं कि जब मैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखता हूँ तो मेरी इमेज सेम साइड पे बनती है, एनलार्ज बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। तो जो हमने मिरर में, कनकेव मिरर में 6 केसेस किए थे, डिट्टो आके यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, कॉपी पेस्ट हो चुके हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कनकेव लेंस की। तो कनकेव लेंस के 2 ही रूल हैं, और सेम रूल कहाँ पे 2 देखे थे हमने, कन्वेक्स मिरर में देखे थे। ठीक है, अ कनकेव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज रिगार्डलेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। तो बोलता है कि कनकेव लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा, डिमिनिश्ड करेगा और इरेक्ट करेगा, नो मैटर व्हाट आप उसको कहाँ पे रख दो। ठीक है, तो हम 2 केसेस देख लेते हैं, और हमारे 2 केसेस क्या बनेंगे। एक तो सपोज़ करो हमने यहाँ पे रख दिया, मतलब एक तो हमने पैरेलल लिया है, एक क्या लिया है, पैरेलल लिया है। जब हम पैरेलल लेके आए तो अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो ये अवे फ्रॉम द कहाँ जाएगा, सेंटर जाएगा। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। जब अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा तो हमें पता लगे 2 रेस तो डाइवर्ज कर रही हैं, तो रियलिटी में तो ये कहीं मीट नहीं करेंगे जाके, लेकिन हमें इमेज चाहिए। इमेज के लिए क्या है, इंटरसेक्शन ज़रूरी है। तो इंटरसेक्शन कैसे बनेगा, जब मैं शुरू से ही की बात बोल रहा हूँ कि जब रेज डाइवर्ज हो जा रही है तो उनको हम क्या कराते हैं, बैकवर्ड ट्रेस कराते हैं। जब मैंने बैकवर्ड ट्रेस कराया तो मुझे क्या मिला कि ये फोकस पे आके क्या है, मीट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि कनकेव लेंस में भी पैरेलल रेज फोकस पे मीट करती हैं। ठीक है, लेकिन वर्चुअली। और एक किस तरह की इमेज होती है, इरेक्ट होती है और डिमिनिश साइज की होती है। फिर मैं क्या बोलता हूँ कि चलो एक केस हम और ले लेते हैं,
वो केस क्या है कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रख देता हूँ। मैं कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक पैरेलल रेज लेके आया, यहाँ पे आके डाइवर्ज हो गई। दूसरी रे मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी। अब ये डाइवर्ज होगी, ये ऐसे जा रही है, तो मतलब ये डाइवर्ज हो रही है, तो ये रियलिटी में तो कहीं मीट नहीं कर रही। अब रियलिटी में मीट नहीं कर रही, डाइवर्ज हो रही है, तो हम क्या कराते हैं, बैकवर्ड ट्रेस कराते हैं। तो मैंने जब इसको बैकवर्ड ट्रेस कराया तो ये यहाँ पे आके मिल गई इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे मैं आके क्या देखता हूँ कि डिमिनिश साइज़ की बनी है, इरेक्ट बनी है, और कहाँ पे बनी है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। लेकिन कैसी बनी है, वर्चुअल। तो ये दो केस हमारे किसके होते हैं, कनकेव लेंस के। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर आपने कनकेव मिरर आपको आता है, कन्वेक्स मिरर आता है, बस उनका नाम अपोजिट कर दो और डिट्टो आके हमने कहाँ पे पेस्ट कर दिए, लेंस में आके पेस्ट कर दिए। और सारा हमने साइंटिफिकली देख भी लिया। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया कि वहाँ जाके, क्योंकि देखो डिफरेंस रहेगा, एक चीज़ में डिफरेंस रहेगा कि डिस्टेंस सेम है, रिजल्ट सेम है, बट ये डिमिनिश साइज़, सेम साइज़, इनका डिफरेंस आ जाता है मिरर और लेंस में। अगर वहाँ पे किसी केस में एनलार्ज बन रही है तो इधर हो सकता है वो डिमिनिश्ड बन रही हो। तो डिमिनिश्ड, एनलार्ज, सेम साइज, इसमें डिफरेंस है, वरना बाकी सारा केस जो है मिरर और इसमें एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है लेंस में। अब आपको अगर कन्वेक्स लेंस की, ठीक है, पता करनी है कि फोकल लेंथ क्या है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, या तो सन वाला एक्सपेरिमेंट कर लो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक और देख लेते हैं, शायद इसमें कुछ दिया हुआ है कोई एक्सपेरिमेंट। तो क्या बोलते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस इज प्रोड्यूस्ड एट इट्स प्रिंसिपल फोकस, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ऑब्वियसली मतलब वो कहना ही चाह रहे हैं कि जब पैरेलल रेज गिरेंगी तो सब आके कहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, फोकस पे आके इंटरसेक्ट होती है। तो इस मेथड का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हैं, वो क्या बोलते हैं, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस अप्रॉक्सीमेटली द लेंस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज विंडो और ट्री, अ स्क्रीन इज केप्ट बिहाइंड द लेंस एंड इट्स पोजिशन इज एडजस्टेड अंटिल अ clear inverted image is formed on it. The distance between the lens and the screen is then measured. This distance gives the focal length of convex lens. For example, if the image is formed 20 cm from the lens, then the focal length of lens is 20 cm. वो क्या बोलते हैं कि क्या करो, लेंस लो, उसको एडजस्ट करो, और सामने उसमें से कोई भी एक डिस्टेंट ट्री देखने की कोशिश करो, और जिस साइड से, सपोज करो ये कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे ट्री है, इसके अपोजिट साइड एक स्क्रीन रख दो ताकि इसकी इमेज बन सके। फिर इस स्क्रीन को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते रहो ताकि तुम्हें एक शार्प इमेज मिले इस ट्री की। जहाँ पे तुम्हें इसकी शार्प इमेज मिलेगी ट्री के, वहाँ से लेंस तक का डिस्टेंस जब तुम कैलकुलेट करोगे, वही तुम्हारी क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस विदाउट टचिंग दैम। ठीक है, वो आपसे ये चीज़ पूछ सकते हैं कि अगर मैं आपको लेंस दे दूं, ठीक है, और आपको पता लगाना है विदाउट टचिंग कि ये कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है, तो आप कैसे पता लगाओगे। वी कीप द लेंस क्लोज टू द पेज ऑफ बुक एंड सी द इमेज ऑफ द राइटिंग ऑफ द बुक थ्रू इट। इफ द लेटर्स ऑफ द बुक अपीयर एनलार्ज देन इट इज़ अ कन्वेक्स लेंस, एंड इफ द लेटर्स अपीयर्स डिमिनिश्ड देन इट इज़ अ कनकेव लेंस. This is due to the fact that when an object is within the focus of convex lens, it produces enlarged image, but a concave lens produces a diminished image for the all positions of the object. So in this case, the book has been placed within the focus of the lens. वो क्या बोल रहा है कि अगर आपको बिना टच करे पता लगाना है कन्वेक्स लेंस है या कनकेव है, टच करके तो हम पता लगा सकते हैं कि अगर बीच में से थिक है और साइड में से मतलब एजिस से पतली है तो कन्वेक्स है, और इसका अगर उल्टा है कि बीच में से पतला है और एजिस से मोटा है तो क्या है, कनकेव है। लेकिन आपको टच नहीं करना, किसी और मेथड से पता लगाना है कि ये कनकेव है कन्वेक्स है, तो आप कैसे लगाओगे। तो इसको बहुत ही वो सिंपल सोल्यूशन ये देते हैं कि कोई भी बुक खोल लो और जिस पे कुछ लिखा हो, तो क्या करो, उसको इमेज को उसको लेंस को उस टेक्स्ट पे रख दो। अगर आपको लगे कि जो टेक्स्ट है वो एनलार्ज होकर आपको दिख रहा है तो समझ जाना वो क्या है, कन्वेक्स है। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट थोड़ा छोटे साइज़ का दिख रहा है उसके ओरिजिनल साइज़ से, तो वो क्या है, कनकेव। ऐसा क्यों? ऐसा वो इसलिए बोल रहा है, ये केस देखो,
कन्वेक्स में जब मैंने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट को, तो एनलार्ज्ड इमेज बना रहा है। और क्योंकि मैंने लेंस को डायरेक्टली पेज के ऊपर रख दिया तो ऑब्वियसली वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, तो एनलार्ज्ड इमेज बनाएगा। लेकिन हमने कनकेव में देखा कि कहीं मर्जी रख लो, आपको हमेशा डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। तो अगर डिमिनिश्ड मिल रही है तो क्या होगा, कनकेव लेंस होगा। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब कन्वेक्स लेंस के यूजेस क्या हैं, ठीक है, आप कन्वेक्स लेंस कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो ध्यान से पढ़ना। इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। A convex lens help people who cannot see nearby objects clearly. It converges the light rays before they enter the eye so that image forms properly image on the retina. क्या होता है कि कई लोगों को, जैसे ये आपकी आई है तो रेज आ रही हैं, तो ये और यहाँ पे रेटिना है, तो कहने का मतलब ये है कि इन सारी रेज को यहाँ पे आके कन्वर्ज होना पड़ेगा तभी जाके आपकी कोई चीज़ दिखेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। बट होता क्या है, ठीक है, सॉरी, ये उसके लिए है, पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, दूर से नहीं। हाँ, तो ये क्या होता है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गई। अब इसको इस रेटिना पे कन्वर्ज करनी है इन सब लाइट्स को। बट अगर हमारी आइज़ का लेंस ख़राब हो चुका है तो क्या करता है, पीछे जाके कन्वर्ज होता है, रेटिना पे कन्वर्ज नहीं होता। और जब रेटिना पे कन्वर्ज नहीं होता तो आपको सारी चीज़ें क्या नज़र आती हैं, धुंधली नज़र आती हैं पास की। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। अब कन्वेक्स लेंस क्या करता है कि यहाँ से रह गई, यहाँ से रह गई, यहाँ से रह गई। अब ये उसको प्रॉपरली एडजस्ट करके रेटिना पे फॉल करा देता है, रेटिना पे फॉल करा देता है, रेटिना पे आके इंटरसेक्ट हो जाती है, तो आपको पास की चीज़ें सही दिखती है। और जिस कंडीशन में आपको पास की चीज़ें सही नहीं दिखती उसको क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। अब हाइपरमेट्रोपिया का मतलब ये है कि पास की चीज़ें हमें सही नहीं दिख रही, लेकिन हमने नाम लिखा है लॉन्ग साइटेडनेस। तो लॉन्ग साइटेडनेस नाम इसलिए आया कि इस कंडीशन में आपको बस दूर की चीज़ें साफ दिखती है लेकिन पास की चीज़ें साफ नहीं दिखती। तो हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन को हम कैसे करेक्ट करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करके। जो हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं उसमें कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, कैमराज होते हैं उसमें कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, माइक्रोस्कोप्स हैं उनमें, टेलीस्कोप्स, पैनलिकर्स, प्रोजेक्टर्स, कंसंट्रेट सनलाइट, ह्यूमन आई, इन सब में क्या यूज़ होती है, कन्वेक्स लेंस यूज़ होती है। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ना। ठीक है, अब अगर बात करूँ कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है मायोपिया को करेक्ट करने। मायोपिया क्या कंडीशन होती है, इसमें हमें दूर का नहीं दिखता। ये मेरी क्या है, आई है। अब होता ये है, और ये मेरा रेटिना है, कि जब इस पे पैरेलल रेज पड़ती है ना, इस पे पैरेलल रेज पड़ती है तो ये सब रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर जाती हैं। और जब रेटिना से पहले कन्वर्ज कर जाई तो रेटिना तक बहुत धुंधली इमेज पहुँचती है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक कन्वेक्स लेंस रख देते हैं, डाइवर्ज कर दें। अब डाइवर्ज से होता क्या है कि ये यहाँ पे पहुँची, ये यहाँ पे पहुँची, ये यहाँ पे पहुँची, तो ये थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाती है बाहर की तरफ, ये क्या हो जाती है, डाइवर्ज। और डाइवर्ज होके फिर दोबारा कन्वर्ज होती है, क्योंकि हमने क्या बोला, हमारी आई में कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का मतलब जो कन्वर्ज कराए, तो ये वापस रेटिना पे इसको फोकस कर देती है। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। अब दोबारा फिर कि मायोपिया में तो हमें दूर का नहीं दिखता, तो इसका नाम शॉर्ट साइटेडनेस क्यों नहीं है, तो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये हो गया कि आपको पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। इंडोर व्यूअर्स आपने देखा होगा, अपने इंडिया में तो शायद यहाँ पे नहीं है, बट कुछ होटल्स में है, या फिर आप बाहर देखोगे फिल्म्स वगैरह में देखोगे, तो वो डोर्स में उनका एक छोटा सा होल होता है। ये डोर है, इनकी छोटा सा एक होल होता है जिसमें से अंदर वाला बाहर देख सकता है कि कौन आया घर में। तो उसमें क्या यूज़ होता है, कनकेव लेंस यूज़ होता है, टेलीस्कोप्स में यूज़ होता है, कैमराज में यूज़ होता है, लेज़र डिवाइसेस में यूज़ होता है, और टू डाइवर्ज लाइट रेज फॉर एनी पर्पसेस। ठीक है जी, तो ये सब हमारे क्या हो गए, इसके यूजेस हो। यूजेस आपको ना बहुत अच्छे से पढ़ने हैं,
क्यों? क्योंकि आजकल क्या है कि वो थ्योरी पूछते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, समझ लो, जैसे मायोपिया पूछ लिया, हाइपरमेट्रोपिया पूछ लिया, कैमरे का कुछ पूछ लिया उन्होंने, टेलीस्कोप का कुछ पूछ लिया कि इसमें कौन सा, कोई कंडीशन दे दी तो आपसे पूछते हैं कि इसमें कौन सा लेंस हम यूज़ करें जिससे हमारे ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए, दिस एंड दैट। तो आपको यूजेस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, क्या बोलते हैं, लेंस में पढ़ा था मैग्नीफिकेशन एंड फार्मूला वगैरह के बारे में। तो सिमिलरली हमारे पास लेंस के लिए भी फार्मूलाज हैं, मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम है। अगर आप लेफ़्ट साइड कुछ भी मेज़र कर रहे हो तो वो कैसे यूज़ होगा? नेगेटिव। राइट साइड कुछ भी मेज़र कर रहे हो तो वो क्या होगा? पॉजिटिव मेज़र। ऊपर की तरफ हाइट मेजर कर रहे हो तो वो पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ हाइट मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव होगा। सेम केस आपका कनकेव लेंस में भी है, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ पॉजिटिव, मतलब यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस में हमेशा यहाँ पे बनती है हमारा इमेज, एक्सेप्ट लास्ट केस में, उसके लिए हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। और कनकेव लेंस की हमेशा नेगेटिव होती है फोकल लेंथ। क्यों? क्योंकि उसका इमेज हमेशा लेफ्ट साइड पे बनती है। दोबारा एक बार सुन लो कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी एक्सेप्ट वन केस। कन्वेक्स लेंस के हमने 6 केसेस पढ़े, 5 केसेस में हमने देखा कि इमेज इस साइड बन रही है, और जब राइट साइड बन रही है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। लेकिन 6th केस में हमने क्या देखा था? हमारी इमेज यहाँ पे बन रही थी लेफ्ट साइड पे, तो वो हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इसको ऑलवेज को थोड़ा हटा देना और समझ लेना। लेकिन कनकेव लेंस में इमेज हमेशा लेफ्ट साइड ही बनती है, तो वो हमेशा डिस्टेंस हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला की बात करूँ तो मिरर में हमारा फॉर्मूला क्या था कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u क्या हो गई? फोकल लेंथ हो गई। v क्या हो गया? इमेज का डिस्टेंस हो गया। और u क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब लेंस का भी फॉर्मूला सेम है, बस 1/v प्लस 1/u की जगह क्या आ जाता है? -1/u। नेगेटिव साइन आ जाता है, वरना सब कुछ क्या है? सेम है। मैग्नीफिकेशन की बात करूँ तो मैग्नीफिकेशन सेम, वही चीज़। The size of image formed by lens depend on the position of the object from the lens. For example, the image formed by convex lens can be smaller than the object, equal to the object, or bigger than the object. The size of the image relative to the object is given by linear magnification. और इसका फॉर्मूला क्या है? h डैश बाई h। जो हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन है उसका फॉर्मूला क्या है? h डैश बाई h, जहाँ पे h डैश क्या होती है? इमेज की हाइट, ठीक है। और ये क्या होती है? h क्या होती है? ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। अगर मुझे ये दोनों पता है, इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाल सकता हूँ। अब हमने एक और फॉर्मूला किया था मिरर के केस में। मैंने बोला था कि अगर मेरे पास हाइट नहीं है, मेरे पास हाइट नहीं है इमेज की ना ऑब्जेक्ट की, लेकिन मेरे पास डिस्टेंस है इमेज और ऑब्जेक्ट के, तो मैं लीनियर मैग्नीफिकेशन को क्या लिख सकता हूँ? -v/u। यहाँ पे भी सेम है, बट बस थिंग ये है कि माइनस नहीं आता, क्या आता है? बस v/u। तो अगर आपके पास डिस्टेंस भी दे रखा है इमेज और ऑब्जेक्ट का, तो आप उससे भी लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो ये रहा आपका। अब एक जो लास्ट चीज़ है अपने लिए वो ये, इसमें पावर भी होती है। अब पावर से क्या मतलब? पावर का मतलब है कि मान लो मैं कन्वेक्स लेंस की बात करूँ तो कितना ज़्यादा स्ट्रांगली कन्वर्ज कर रहा है। कनकेव की बात करूँ तो पावर से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि कितना स्ट्रांगली वो डाइवर्ज कर रही है रेस को, ठीक है। अ कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, वेयरएज कनकेव लेंस डाइवर्जेस द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। Power is the measure of degree of convergence or divergence of light rays. If a convex lens converges a beam of parallel rays more strongly by focusing closer to the optical center, it has to great power. The power of lens depends upon its focal length. It is the reciprocal of focal length in meters. तो वो सेम चीज़ बोल रहा है कि पावर का मतलब है कि लेंस की एबिलिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसको कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की। जैसे कि अगर मैं कनकेव की बात करूँ तो जितना ज़्यादा वो लाइट रेस को
अपने ऑप्टिकल सेंटर के पास कन्वर्ज कर देगा, कि जितने अच्छे से कर देगा उसकी उतनी ज़्यादा पावर होगी। अब वो बोलता है कि पावर को P से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/f, अगर आप f को मीटर्स में ले रहे हो तो, ठीक है। मतलब आपको मैंने दिया हुआ है कि मेरी फोकल लेंथ 0.2 है, 0.2 मीटर है, तो आपकी पावर कितनी हो जाएगी 0.2 यानी कि 5, ठीक है, मीटर इनवर्स। या फिर अगर आपको सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दी हुई है तो आप क्या करो 100/f कर दो। तो यहाँ से भी आप ये क्या है, ये सेंटीमीटर में आपका होगा जब फोकल लेंथ आपकी सेंटीमीटर में होगी। तो वही बोल रहा है कि P को क्या हम P जो है हमारी पावर रिप्रेजेंट करती है, इसका फॉर्मूला क्या है 1/f इन मीटर्स, यूनिट इसकी डायोप्टर होती है। वैसे तो आप जनरली देख रहे हो कि मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स इसकी लिखी हुई है, लेकिन हमने इसको एक जो इसको नाम दिया हुआ है डायोप्टर दिया हुआ है, और एक डायोप्टर का मतलब होता है 1 मीटर इनवर्स। अब बहुत सारे लेंस हैं, उनकी अलग अलग पावर है, P1 P2, मतलब ठीक है, सपोज करो बहुत सारे लेंसेज हैं, इनकी पावर है P1 P2 P3। अगर मैं इन सब को इकट्ठा यूज़ कर रहा हूँ तो इन सब की इक्विवेलेंट पावर किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। मतलब सिंपली ऐड करते जाओ इन सब की इंडिविजुअल पावर्स को, वो आपकी कंबाइंड पावर हो जाएगी जब आप उन लेंस को सबको इकट्ठे रखोगे, ठीक है। तो पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन इज P1 P2 P3 एंड सो ऑन। One diopter is the power of a length whose focal length is 1 meter. It is used by the opticians to measure the power of spectacle lens. A convex lens has a positive focal length, so the power of convex lens is positive. A concave lens has a negative focal length, so the power of concave lens is negative. तो कन्वेक्स की क्योंकि फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है तो उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी, लेकिन कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो उसकी पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इफ़ेक्ट्स एंड यूजेस, इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन तो हम देख चुके हैं, यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस ये हम देख चुके हैं। यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो क्योंकि हम ऑलरेडी रिफ्लेक्शन को कर चुके थे तो इस चैप्टर को कंप्लीट करना हमारे लिए क्या था, आसान था। और मैंने ये चैप्टर 7 बाय 7 इसलिए करा दिया ताकि अभी तो आपको रिमाइंडेड है सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन से, तो साथ में अगर रिफ्रैक्शन भी कर लोगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अब इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट रहे, ठीक है, ये चैप्टर क्या है, ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड है, इसमें थियोरेटिकल डायरेक्टली कम ही पूछता है, वो सारा एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है, उसके एप्लीकेशंस के बेस पे, ठीक है। और जैसे वो पेंसिल वाला एक एग्जांपल किया कि वो बैंड होता है, कॉइन हमें दिख जाता है, ठीक है, नींबू हमें बड़े दिखते हैं पानी में, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्या है वो ज़्यादा पूछता है। तो आई वुड से कि आप यूजेस को और इन सब एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वही वो उसमें पूछता है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो आज की क्लास में तो प्लीज़ बेझिझक पूछ लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर आपको किसी फ़ोटो के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए आपको पूछना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ईमेल आईडी दिया, वहाँ से पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये सब नोट्स चाहिए और कुछ भी अपडेट्स चाहिए चैनल से रिलेटेड तो वो आपको कहाँ पे मिलते रहेंगे, इस टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ आप जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे हमारा क्लास 10 का सिलेबस ख़त्म होता है एंड आई होप आप सब ने मतलब अच्छे से पढ़ा होगा, एंड कोई भी कमी रही है पढ़ाने में मेरे तो प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम अगली बार जब दोबारा शुरू करें इसका क्लास 10 का सिलेबस तो हम उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ और उन शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम कर पाएँ। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे बाद में।